हेलो गाइज, मेरा नाम है सूरज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल विज्ञानी दुनिया। हाल चाल क्या पूछे, इस लॉकडाउन में तो सबका हाल एक ही जैसा होता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का अपना टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड और फो। जो हमारा सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है? इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि ये सामने नेक्ड आई से दिखेगा नहीं। सबसे पहले इससे पहला चैप्टर 8 क्लास का मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका है, वो था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पूरा एनसीईआरटी चैप्टर था और मैंने 20 से 25 मिनट में उस चैप्टर को पूरा खत्म कर दिया। आप जितना देर में पढ़ोगे, इसलिए आप उस चैप्टर को जब बुक से पढ़ोगे तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। एक बार जब आप वीडियो देखोगे तो वो सारे चीज क्लियर होते जाएंगे। उसी तरह इंटरेस्टिंग के साथ मैं इस चैप्टर को भी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे आस पास होते हैं, मगर जो हमारे खुले आंखों से हम उसे देख नहीं सकते हैं। यानी नेक्ड आई से जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर उसे हम बोल सकते हैं माइक्रोब्स। अगला बात करें, आप रेनी सीजन यानी जो बरसात के दिनों में आप देखते होंगे जो आपके घर में जो ब्रेड होते हैं यानी जो रोटी होती है, अगर आप उसे 1 या 2 दिन छोड़ दे, उस पर कुछ ब्रेड पे ग्रेइश कलर का कुछ धब्बा आ जाता है और उसका स्मेल थोड़ा बैड यानी बुरा स्मेल आता है और उसे फिर हम फेंक देते हैं क्योंकि वो खराब हो जाता है। जो ग्रेइश कलर आता है वो ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा क्या, उसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। स्मॉल इन साइज, एकदम नेग्लिजिबल, माइक्रोमीटर नैनोमीटर में आप इसका साइज देख सकते हैं। ये खुले आंखों से दिखेगा नहीं, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो आप जांच घर में भी देखते होंगे। फंगस डैट ग्रो ऑन ब्रेड, जो हमारे ब्रेड पे जो ग्रो करते हैं वो फंगस होते हैं, वो भी एक तरह के क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब डिवाइड करते हैं तो उसे हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला देख रहे हैं हम बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा कुछ एल्गी होते हैं जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। एक होता है वायरस, आजकल भी वायरस का बहुत दबदबा है। वायरस होता क्या है, ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये भी खुली आंखों से या फिर हम साफ आंखों से देखें तो इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसके लिए भी हमको माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ेगा। ये रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और ये जो वायरस है ये अपना रिप्रोडक्शन कहाँ करते हैं, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके अंदर करेंगे। और जो वायरस होंगे वो एनिमल में भी हो सकते हैं, प्लांट में भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं। अगला हम देखें, कॉमन कोल्ड, जो बुखार को हम कह सकते हैं, और इन्फ्लुएंजा जो एक तरह का फ्लू होता है, और मोस्ट कफ, जितना भी कफिंग स्नीजिंग होता है वो भी एक तरह से वायरस ही उसको कॉज करता है। तो इतना आप देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और जब हम आगे बात करें तो कुछ सीरियस डिजीज होते हैं लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। इसको भी वायरस के थ्रू ही ये पोलियो होंगे या फिर चिकन पॉक्स भी होते हैं। और डिसेंट्री, मलेरिया, ये भी एक तरह के ये प्रोटोजोन डिजीज है। मलेरिया आप जानते हैं मच्छर के काटने से होता है। और अगला डिजीज है टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। ये एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आते हैं। अब लिखा हुआ है एक टॉपिक, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते कहाँ हैं। इनका ये आप जहां भी देखो वहां भी रहते हैं। हर इनका जो यानी जो आइस क्लाइमेट यानी जो बर्फ वाला एरिया से लेके हॉट क्लाइमेट यानी हम राजस्थान वाले एरिया तक आए वहां तक भी मिलेंगे। ये तो क्षेत्र के दृष्टि से हो गया। अगर आप दूसरा देखें, आप बर्फ में भी आप देखेंगे
तो वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे। और जो हॉट क्लाइमेट होता है, जैसे आप ज्वालामुखी देख लें या फिर जो गर्म पानी होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और दूसरा डेजर्ट से मार्सी लैंड एरिया तक, यानी सूखा, जहाँ पे सुखाड़ होगा वहां से लेके जहाँ पे पूरा भीगा हुआ एरिया रहता है, वहां भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव करते हैं। अगला एनिमल इंक्लूडिंग, यानी जो और कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, हम एनिमल में देखें तो हमारे ह्यूमन यानी हमारे अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल। और अमीबा कैन लाइव अलोन, और अमीबा अकेले रहते हैं। और बैक्टीरिया फंगी में लाइव कॉलोनीज, ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अमीबा अकेले रहता है और बैक्टीरिया फंगी ये सारे कॉलोनी में, यानी एक कॉलोनी बना के उसमें रहते हैं। अगला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम लोग जो हैं उनके बारे में क्या क्या रिलेशन है। सम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और बहुत सारे हार्मफुल होते हैं और ये डिजीज कॉज भी करते हैं। अगला वायरस, वेरियस पर्पस, और इसका जो है बहुत सारा पर्पस क्या है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, जब हम कोई मतलब दही जमा रहे घर में, या फिर जो ब्रेड होता है वो जो मतलब नाश्ता में जिसका यूज करते हैं, या फिर केक, ये सारे में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज करते हैं। अगला है क्लीन इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को ये क्लीन करके रखता है। ऑर्गेनिक वेस्ट का हम अगर बात करें, ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल रिमेन और एनिमल फीसेस, ये सबको भी डिग्रेड करके यानी तोड़ के इसको इन्वायरमेंट को पूरा तरह से क्लीन करता है। अगला आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, बहुत सारे जो मेडिसिन बनाए जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाए जाते हैं। अगला है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जहाँ का भी सॉइल मतलब थोड़ा उपजाऊ नहीं होता है वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और वहां का सॉइल में फर्टिलिटी आ जाता है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला जो है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, यानी जो दही कैसे बनेगा और ब्रेड कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ना है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो दही जो हम लोग खाते हैं उसमें बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगला लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि जो दही का जो फॉर्मेशन होता है यानी दही जो बनाने में लैक्टोबैसिलस बहुत मतलब हेल्पफुल होता है उसमें। अगला है बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स, मेनी फूड आइटम, कितने दिनों तक का मतलब कितना पुराना अचार बहुत दिन तक रह जाता है उसके बाद भी खराब नहीं होता है, क्यों? यही क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें भी यूज है। और ये जो बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व रहता है पनीर बनाने में, अचार बनाते हैं उसमें, और बहुत सारे फूड आइटम्स हैं। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इडलीज एंड भटूरा, जो हम लोग इडली खाते हैं या फिर छोला भटूरा खाते हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंट जो है दही उसका वेरी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसमें, क्यों? इसका आप लोग आंसर देना, सोचना क्यों। अगला एक्टिविटी हम करें, अगर हम 500 ग्राम का अगर मैदा लें और उसमें कुछ शुगर ऐड करें और उसको मिक्स करें गर्म पानी से, तो क्या होगा? और उसमें स्मॉल अमाउंट में हम ईस्ट पाउडर, जो ईस्ट होता है, ईस्ट पाउडर अगर उसमें हम मिक्स करें तो होगा क्या? एक बाउल लिए उसमें 500 ग्राम मैदा लिए, फिर थोड़ा सा शुगर मिक्स किए और उसको गर्म पानी से उसको मतलब गूंथ रहे हैं। गूंथने के बाद उसमें होगा क्या कि वो बाउल के नीचे रहेगा, मगर जैसे ही टाइम बढ़ेगा ईस्ट अपना मतलब रैपिडली ग्रोथ करता है, उसके बाद उसमें मतलब CO2 का फिक्सेशन होगा, उसके बाद वो थोड़ा सा मैदा फूल के इतना बड़ा मोटा सा मतलब और ऊपर तक आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ईस्ट में रैपिडली ग्रो करेगा और CO2 उसमें फिक्सेशन करता है। अगला है कमर्शियल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूज क्या है बड़े बड़े इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का?
प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल के प्रोडक्शन में और वाइन यानी जो दारू का शराब जिसको कहते हैं, और जो एसिटिक जो विनेगर बनता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा यूज है। अगला, ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। जो हम लोग कमर्शियल जो बड़े बड़े लार्ज स्केल में अगर हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, फिर वाइन का जो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और हम बात करें जो बियर होता है, बियर में 5% अल्कोहल होता है, और जो ब्रांडी रम होता है उसमें 20 to 25% उसमें अल्कोहल होता है। इसमें भी एक अगर आप एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं। एक आप बाउल लें, उसमें वो 500 ml का, और उसका 3/4 भाग यानी जो 3 भाग उसका रहेगा उसको भर देना है पानी से, ठीक। उसमें 2 से 3 स्पून जो मतलब चाय वाले चम्मच से 2-3 स्पून उसमें शुगर मिक्स करना है, ठीक। और उसमें 1/2 स्पून ईस्ट का पाउडर मिक्स करना है। जैसे ही आप ईस्ट का पाउडर मिक्स करते हैं, उसको फिर मिक्स करके फिर एक गर्म जगह पे उसको रख दो। आप गर्म जगह पे रखने में 4 से 5 घंटा अगर आप उसको रख देते हैं ये सारे मिक्स करके, तो 4 से 5 घंटा बाद उसमें से अल्कोहल का स्मेल आने लगता है। आप करके देखना। एक टर्म होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ये एक प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होने का, उसी को कहते हैं हम क्या, फर्मेंटेशन। तो चलिए गाइज, अब अपना हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मेडिकल यूज क्या है उसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इल, कोई अगर इंसान बीमार पड़ता है तो सबसे पहले हम उसको एंटीबायोटिक का टैबलेट देते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम इंजेक्शन देते हैं सच एज पेनिसिलिन, उसको बोलते हैं पेनिसिलिन। ये दोनों सोर्स है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। दोनों वो या तो टैबलेट ले या तो फिर वो इंजेक्शन ले पेनिसिलिन का, वो एक सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और ये मेडिसिन जो लेते हैं वो किल करता है या फिर स्टॉप करता है उस डिजीज को कॉज करने से। अगर जिस डिजीज के लिए हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं उस डिजीज को अगर रोक देता है या फिर उसको पूरी तरह से मार देता है, वो कौन करेगा, एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे, और उस टर्म को बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स, ठीक। अगला है, आजकल के समय में हो क्या रहा है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, किसके थ्रू, या तो बैक्टीरिया के थ्रू या तो फंगी के थ्रू, ठीक। अगला एक नाम सुना होंगे आप लोग, मेडिकल में टर्म आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक्स है। एक होता है टेट्रासाइक्लिन और एक होता है इरिथ्रोमाइसिन, ये भी कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स, इसको भी हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक। ये बनता कैसे है, ये भी फंगी से बनेगा या फिर बैक्टीरिया से बनता है, ठीक। अगला पढ़ें, लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स को अगर हम मिक्स करते हैं, ठीक, और उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, कोई भी लाइव स्टॉक जो खाना चारा रखा हुआ है उसमें अगर हम मिक्स करते हैं, फिर खाने में अगर हम मिक्स करते हैं, या फिर पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट होता है उसमें अगर हम मिक्स करते हैं, तो उससे होगा क्या कि टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल, और वो एनिमल के अंदर जाएगा और वो चेक करेगा कि उसके अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं, ठीक। अगला लास्ट आता है, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज, और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो प्लांट में जितने भी तरह के डिजीज होते हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो इसमें एक टॉपिक आता है वैक्सीन। वैक्सीन है क्या एक्चुअली, उसको देखें। व्हेन अ डिजीज कैरी माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, कोई भी माइक्रोब अगर वो इंटर करता है हमारे बॉडी में, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स क्या था हमने बता दिया। एंटीबायोटिक्स वो प्रोड्यूस करेगा और फाइट करेगा इन्वेडर के साथ, हमारे बॉडी में जो अंदर आया है माइक्रोब उसके साथ फाइट करता है कौन, एंटीबायोटिक्स। और अगर उससे फिर से अटैक करे, अगर हमारे बॉडी में फिर से किसी माइक्रोब का अटैक हो, तो हम वो फाइट कैसे होगा, उसको हम फाइट कैसे करेंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
एक और, अगर इफ डेड एंड वीक माइक्रोब्स, अगर कोई मरा हुआ माइक्रोब या फिर कमजोर माइक्रोब्स हमारे हेल्दी बॉडी में अगर इन करता है तो फाइट करेगा या तो मर जाएगा, प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। उसके लिए हमारे बॉडी में एक सुटेबल एंटीबॉडी आएगा और इसको किल कर देगा या फिर पूरी तरह से मार देगा। ठीक, सेवरल डिजीज, कुछ कुछ डिजीज होते हैं जैसे कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, ये सारे, इसको हम अगर रोकने का इसका एक ही उपाय है वैक्सीनेशन, इसको हम वैक्सीन से रोक सकते हैं। अगला पल्स पोलियो प्रोग्राम है क्या, पल्स मतलब बहुत साल से चला आ रहा है, एक होता है पल्स पोलियो प्रोग्राम। वो करता क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो से अगर प्रोटेक्ट करता है किसी बच्चे को, तो वही एक प्रोग्राम था पल्स पोलियो प्रोग्राम। ठीक, अगला हम पढ़ें पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रेन, जो भी पोलियो ड्रॉप होता है चिल्ड्रेन को दिया जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो भी एक तरह का वैक्सीन भी है, उसको हम वैक्सीनेशन के फॉर्म में ही रखते हैं। अगला इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे सॉइल को फर्टिलाइज कैसे करते हैं, उसको उसमें फर्टिलिटी कैसे लाते हैं कि किसी भी फसल का ज्यादा उपज हो। सम बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, उसको मैंने शॉर्ट में लिखा दीजिए, आप फिगर में देख सकते हैं। एबल टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी एबल होता है, यानी योग्य है उसके लिए, वो करेगा क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी, और सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाएगा और उसी से फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। और उसको, उसका एक टर्म है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, इसी को कहते हैं हम, कि अगर सॉइल में अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है और नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ाएगा और उससे क्या होगा कि इंक्रीज फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी बढ़ेगा, उसी टर्म को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मतलब फायदा आता है क्या है कि वो क्लीन द इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। कैसे, वेस्ट ऑफ प्लांट का जितना भी मतलब पत्ता टूट के गिर जाता है या फिर उसकी लकड़ी टूट कर गिर जाता है या फिर वेजिटेबल या फिर फ्रूट, वो एक तरह से डिस्पोजल करते हैं किसी जगह पे रख के, और कुछ दिन बाद होता क्या है कि वो कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और वो खाद बन जाता है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। अगला हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, प्लांट एंड एनिमल, तीनों में, ह्यूमन में भी, प्लांट में भी, एनिमल में भी ये डिजीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे पैथोजन, एक टर्म आता है पैथोजन है क्या, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, जिसे हम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करे, डिजीज पैदा करे हमारे अंदर, उसे कहते हैं पैथोजन। ठीक है, अगला है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो जाए। इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हेल्दी पर्सन में कोई बीमारी हो जाता है उसके थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल उसमें कौन कौन से रोग आते हैं, एक होता है कोलेरा, एक होता है कॉमन कोल्ड, एक होता है चिकन पॉक्स और एक होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये सारे बीमारी एक से दूसरे में फैल सकता है। एक टर्म आता है करियर। करियर क्या होता है कि जो डिजीज के लिए एक करियर है, उसके थ्रू हमारे अंदर में कोई डिजीज हो। जैसे हम हाउस फ्लाई, जो घर वाली मक्खी होती है, वो करता क्या है, वो गार्बेज यानी वो कचरा पे बैठेगा, और या फिर एनिमल एक्सेट्रा, यानी जो काऊ के डंग हो सकते हैं और भी बहुत कुछ जो एनिमल एक्सेट्रा होते हैं, वहां से क्या करेगा, उस पे बैठेगा। फिर जो हमारे घर में खुले मतलब जो हम लोग ढक के नहीं रखते हैं, अनकवर्ड फूड मतलब खुला हुआ जो भोजन रखा होता है, उस पे जाके बैठते हैं। ठीक,
वो है हाउस फ्लाई, ऐसा करेगा। एक होता है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, जो आप फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे एनोफिलीज मॉस्क्यूटो को। वो क्या है, वो किसका करियर है, कैरियर पैरासाइट और मलेरिया। मलेरिया कौन कॉज करेगा, एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, याद रखिएगा। अगला एक है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। एक था एनोफिलीज मॉस्क्यूटो जो मलेरिया का करियर था, और एक फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक एज ए करियर, ये भी एक तरह का करियर की तरह काम करेगा। किसके लिए, डेंगू वायरस के लिए, जिसका आप नाम सुने होंगे डेंगू वायरस, उसके लिए ये करियर है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। अगला है ऑल मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर। इनका जितना भी मतलब ब्रीडिंग का है, रिप्रोडक्शन का है, ये सारे पानी में ही करते हैं। जैसे आप कूलर, आपके घर में कूलर होगा, टायर दुकान में जाते हैं टायर होता है, फ्लावर पॉट, ये सब में बहुत दिनों से पानी भरा हुआ रहता है। पानी गंदा हो, सड़ जाता है पानी, फिर गंदा हो जाएगा। इसी में जितने भी मॉस्किटो यानी जितने भी मच्छर होते हैं अपना ब्रीडिंग करते हैं और अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो हमें चाहिए क्या कि कूलर को मतलब सप्ताह 3-4 दिन में साफ करते रहना चाहिए। टायर का पानी डेली बदलना चाहिए अगर टायर दुकान में। फ्लावर पॉट पानी उतना ही डाला जितना कि मिट्टी सोख ले। और वी शुड कीप क्लीन इन्वायरमेंट, और हमें जितना भी हमारे का वातावरण है उसे स्वच्छ रहना चाहिए। इससे होगा क्या कि मलेरिया डेंगू वायरस का खतरा कम होगा। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें तो। अब आप एक चार्ट आप देख पा रहे होंगे, चार्ट में लिखा हुआ होगा कि सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी ह्यूमन में डिजीज होते हैं कुछ कुछ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज किए जाते हैं। एक चार्ट में पूरा उसको बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद भी रखेंगे तो आपके लिए फायदे ही होंगे। एक तरफ लिखा होगा ह्यूमन डिजीज सबसे पहले में, और लिखा होगा फिर पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू वो कॉज होता है। फिर होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और वो एक से दूसरे में वो ट्रांसमिट कैसे करता है। और लास्ट में लिखा हुआ होगा प्रिवेंटिव मेजर्स और जनरल, जो उसका क्या क्या कैटेगरी है। अब ह्यूमन डिजीज में आप पहला देख रहे होंगे लिखा होगा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का उसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, किस कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक से दूसरे में जाने का उसका ट्रांसमिशन क्या है, हवा के थ्रू जाता है, एयर के थ्रू। अगला देख रहे होंगे मिसलेस, ये भी एक तरह का बीमारी है मिसलेस। उसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, उसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। अगला आप देख रहे होंगे ह्यूमन डिजीज में चिकन पॉक्स, वो एक तरह का वायरस है, और वो या तो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होगा या फिर वो एक से दूसरे कांटेक्ट के थ्रू वो पास होता है। अगला एक आता है पोलियो, वो भी एक तरह का वायरस है, वो भी हवा के थ्रू पास हो सकता है एक से दूसरे में, या फिर वाटर के थ्रू पोलियो पास होता है। ये आप चारों आपने जिसको मैंने बीमारी बताया उसमें जो सबसे लास्ट में उधर लिखा हुआ प्रिवेंटिव मेजर जनरल में लिखा हुआ है कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। ऐसे पेशेंट को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, आइसोलेट करके रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द अदर पेशेंट अवे फ्रॉम दी अदर। ऐसे पेशेंट को बिल्कुल दूसरे पेशेंट से अलग रखना चाहिए। और इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है, ये चारों डिजीज में बहुत सुटेबल प्रोसेस है। इसके नीचे आप डिजीज में आएंगे, आप देखेंगे कि वहां पे लिखा होगा कोलेरा, एक डिजीज है ह्यूमन डिजीज, वो बैक्टीरिया उसका मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। वो वाटर के थ्रू पास हो सकता है कोलेरा, या फिर फूड के थ्रू। और एक आप और डिजीज देख रहे होंगे टाइफाइड। टाइफाइड भी एक तरह का बैक्टीरिया पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका बैक्टीरिया, और ये वाटर के थ्रू पास होता है, और ये बहुत कॉमन डिजीज होता है टाइफाइड। ये दोनों के लिए पॉइंट, इसका जो प्रिवेंशन है वो लिखा हुआ है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपने आप को पूरा हाइजीन करना है। एंड गुड सैनिटरी हैबिट, और अपने आप को पूरा स्वच्छ, हाथ साफ, चेहरा साफ, हर चीज साफ करके रखना पड़ता है। कंज्यूम प्रॉपर्टी कुक्ड फूड, और हमेशा पका हुआ खाना खाएं, और हमेशा गर्म पानी यानी जो बॉइल्ड वाटर होता है उसको पीना चाहिए हमको। और इसको भी हम वैक्सीनेशन के थ्रू ही दूर करते हैं। एक और बीमारी लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी, ये भी एक तरह का, इसको भी वायरस कॉज करेगा, पॉजिटिव
माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका वायरस है, और ये भी वाटर के थ्रू ही पास होता है, एक से दूसरे ट्रांसमिट होता है। इसमें भी है कि आपको गर्म पानी पीना पड़ेगा, और इसमें वैक्सीनेशन के थ्रू ही ये भी ठीक होगा। अगला एक आता है मलेरिया, जो बहुत कॉमन होता है आजकल के मतलब जनरेशन में। इसका जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है प्रोटोजोआ। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मॉस्किटो, मच्छर से ही होता है। और इसका प्रिवेंशन क्या है? यूज मॉस्किटो नेट, हमेशा हम लोग को मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। एंड स्प्रे इंसेक्टिसाइड, और हमेशा घर में जो स्प्रे आता है इंसेक्टिसाइड वो हमेशा स्प्रे करना चाहिए। और कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, और जो ब्रीडिंग होता है मॉस्किटो का उसको हमको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। कंट्रोल कैसे करेंगे? कूलर का पानी हमेशा चेंज करते रहें। अगल बगल अगर पानी नाली में पानी जमा है तो उसको भी हमेशा साफ करते रहें। और इसको हम कर सकते हैं सराउंडिंग को साफ करके, या पूरा टेबल है उसका। चलिए गाइस, तो जो अगला आता है टॉपिक, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, यानी जो एनिमल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करे वो कौन कौन सा है। एक होता है एंथ्रेक्स, ये डेंजरस है किसके लिए? ह्यूमन के लिए और कैटल, यानी जितने भी गाय बैल ये सब के लिए वो एंथ्रेक्स मतलब डेंजरस होता है। बैक्टीरिया के थ्रू ये कॉज होगा, बैक्टीरिया के थ्रू ही मतलब जाता है। अगला है फुट एंड माउथ डिजीज, जो हम लोग कैटल में देखते हैं उसके पैर में हो जाते हैं। ये एक तरह का वायरस है, वायरस के थ्रू ये मतलब उसमें उसके अंदर जाता है। अगला आता है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, प्लांट में डिजीज कॉजिंग कौन कौन से मतलब डिजीज हो सकते हैं। तो इसका जो आप चार्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे उस चार्ट में पूरा बताया हुआ है। एक तरफ लिखा हुआ प्लांट डिजीज इधर में, फिर उधर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर उसका कुछ कुछ फिगर दिया हुआ है। तो पहला है डिजीज में सिट्रस कैंसर, उसमें होगा क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया के थ्रू ही वो उसमें मतलब किसी भी प्लांट में वो कॉज करेगा डिजीज। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसका एयर, हवा के थ्रू मतलब पास करता है। उसका आप जो फिगर देख रहे होंगे कुछ नींबू जैसा है उसमें। अगला आता है रस्ट ऑफ वीट, वो वीट में डिजीज होता है, वो एक फंगी यानी फंजाई के थ्रू पास होता है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर और सीड्स, और उसका अगर फिगर देख पा रहे होंगे। अगला आता है येलो वेन मोजेक, और भिंडी में जो होता है डिजीज वो भी एक तरह का वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका वायरस है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट यानी इंसेक्ट के थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा उसमें, उसका भी आप फिगर देख पा रहे होंगे। और कुछ केमिकल का यूज करते हैं किसी भी माइक्रोब को मारने के लिए, यहाँ तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। अगला जो है फूड पॉइजनिंग, किसी भी मतलब खाने में जहर हो जाता है वो ना चाहते हुए, वो कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम, कुछ टाइम के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो करते हैं यानी रहने लगते हैं। प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और टॉक्सिक सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे फूड में, इसी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इसमें या तो सीरियस हम बीमार पड़ जाते हैं या फिर कभी कभी हमारा डेथ भी हो जाता है। ठीक। अगला फूड प्रिजर्वेशन, यानी जो अनाज हो गया फिर खाना हो गया, हम किस तरह से उसको प्रिजर्व करके रखें कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। तो इससे पहले लेक्चर यानी जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने चैप्टर 1 में पूरा इसी के बारे में पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो में। अगला आता है कॉमन मेथड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ मेथड है जो प्रिजर्व करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करने से। एक होता है केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में पढ़ते हैं सॉल्ट होता है जो नमक, या फिर एडिबल ऑयल। हम लोग अचार में देखते हैं कि उसमें नमक डालते हैं और तेल डालते हैं, क्यों? क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो और उसमें कुछ धुआं टाइप का जो होता है वो ना लगे और लंबे समय तक चलते रहे। इसी तरह काम करता है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटासल्फाइड, ये भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव क्या? प्रिजर्वेटिव का कहने का मतलब क्या है कि प्रिजर्वेटिव में हम अचार का एग्जांपल लें। अचार में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पा रहा है यानी अचार खराब नहीं हो रहा है, उसी टर्म को बोलते हैं प्रिजर्वेटिव, जो खराब ना होने दे किसी चीज को।
और इसका ज्यादातर यूज क्या होता है जैम में, किसका, सोडियम जो बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड का। अगला है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर के द्वारा हम किस तरह से मतलब प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अगला देखें हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि हम लोग जब भी दूध पीते हैं तो उसको हमेशा गर्म करके पीना चाहिए, ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा अटैक होता है। और एक टर्म आता है पास्चुराइजेशन, देख रहे होंगे पास्चुराइजेशन। इसमें होगा क्या कि अगर हम दूध, सपोज हम दूध को अगर 70 डिग्री सेल्सियस उसको गर्म करें 15 से 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद उसको मतलब सडनली यानी अचानक उसको हम पूरा चिल्ड कर दें और स्टोर्ड करके रख दें, उसी टर्म को कहेंगे हम पास्चुराइजेशन। एक आता है लास्ट में स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी किसी सामान को हम स्टोरेज कैसे करके रखें और पैकेजिंग कैसे करें। तो हमेशा कोई भी अगर खाना हो या फिर खाने वाले चीज जो हम लोग यूज करते हैं उसका हमेशा पैकेट टाइट करके बांधना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट है इसमें। एक होता है नाइट्रोजन साइकिल, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही हमारे अर्थ में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। लिखा हुआ है एक लाइन, नाइट्रोजन इज द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल यानी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है नाइट्रोजन है बहुत इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, इसेंशियल पार्ट होता है। और ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा किसके लिए होता है महत्वपूर्ण, प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन, यही मेन है। ये नाइट्रोजन साइकिल का मेन पार्ट। अब ये चलता कैसे है नाइट्रोजन साइकिल, तो एक आप इसको मैं चार्ट जो बनाया हुआ है बुक में, वही आपके सामने ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे। चार्ट में सबसे ऊपर देख रहे होंगे लिखा होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में है। और सबसे नीचे देख रहे होंगे लिखा होगा कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, मिट्टी में नाइट्रोजन क्या है। तो देखें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वहां से निकला, एक लाइन लिखा होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये सारे फिक्स करते हैं। फिर वहां से एक और लाइन बीच में लिखा होगा बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, और वो आके फिर मिल जाता है सॉइल वाले पार्ट में, यानी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। एक और आप यहाँ से टर्म यहाँ से अलग निकालें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, तो लिखा हुआ होगा लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है लाइट को एक तरह से फिक्स कर देता है और वो डायरेक्ट आके यहाँ पे मिल रहा है किसमें, सॉइल वाले नीचे वाले पार्ट में। अब आप नीचे से इस तरफ जाएं तो लिखा हुआ होगा बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड इन नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो एक गैसियस यानी गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो गैस डायरेक्ट जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में मिल जाता है। एक जो लास्ट बच रहा है जो सॉइल वाला पार्ट है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, वहां से एक ऊपर की तरफ निकलता है अपटेक बाय प्लांट। जो प्लांट ले लेता है नाइट्रोजन को वो फिर एनिमल या फिर प्लांट, एनिमल को देता है या फिर प्लांट को देगा। वहां से फिर एक नीचे रो आ रहा है, उसमें लिखा हुआ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, और फिर वो नीचे फिर से वो कंपाउंड सॉइल वाले पार्ट में आता है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। ये जो पूरा साइकिल आप देख रहे हैं ये पूरा साइकिल का नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और लास्ट बात, जिनको भी ये 8 क्लास का चैप्टर है और इस एक तरह से आप बेसिक चीजें कह सकते हैं, क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ेगा। 9th में भी कुछ पार्ट्स में आएगा, फिर 11th में है, फिर 12th में भी इसको ब्रेक में पढ़ना है। तो आप बेसिक जैसे ही हम लोग का जड़ मजबूत रहेगा तभी तो तना हम लोग का मजबूत होगा ना। इसीलिए ये बेसिक चीजें, आप बेसिक चीजें अच्छे से सीखो, आपको हायर क्लास में भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। थैंक यू गाइज, वीडियो को पूरा सपोर्ट करो आप लोग।